हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप सबों का फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला में आप सबों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, एवं यहाँ छूट गया है एवं समीकरण। तो इस चैप्टर को हम लोग आज पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम लोग का आज ये दूसरा पार्ट होगा। तो इस पार्ट को शुरू करने से पहले आप सबों से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को, जो आप सबों का भी चैनल है सबकी पाठशाला, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियोस को जो अभी बन रहा है या जो बनाया गया है उन सबको लाइक कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोग इस पार्ट में शुरू करेंगे रासायनिक समीकरण से। हम लोग ये देखे थे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर सूत्रों और संकेतों के जरिए से हम लोग एक संक्षिप्त निरूपण कर दें तो उसी रासायनिक अभिक्रिया का नाम रासायनिक समीकरण हो जाता है। अब रासायनिक समीकरण में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के हिसाब से रासायनिक समीकरण को दो ग्रुप में रखा गया। एक है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे। तो जिस रासायनिक समीकरण में दोनों ओर यानी अभिकारक में भी और उत्पाद में भी उपस्थित जितना भी तत्व है उन सभी तत्वों के परमाणुओं की जो संख्या है अगर वो संख्या समान है तब उस रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण के नाम से जानेंगे। मतलब अभिकारक में जो तत्व है उस तत्व में जो परमाणु है प्रत्येक परमाणु की जो संख्या है वह उत्पाद में उपस्थित प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या के समान है। एग्जाम्पल देख लीजिए, H2+Cl2 यानी हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करे तो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है। अब देखिए हाइड्रोजन का यहाँ पर दो परमाणु है, क्लोरीन का भी दो है, कुल मिला के 4 हो गया। तो उत्पाद में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या 4। अभिकारक में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या 4 है। तो अब उत्पाद में देखिए तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, तो इधर भी 4 हो गया। तो उत्पाद के परमाणुओं की कुल संख्या 4, अभिकारक के परमाणुओं की कुल संख्या 4। तो इस प्रकार ये जो समीकरण दिया गया है ये समीकरण क्या है, संतुलित है। अब आइए असंतुलित रासायनिक समीकरण की ओर। वह संतुलित रासायनिक समीकरण हम उसको बोलेंगे जिसमें दोनों ओर यानी अभिकारक में उपस्थित प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में उपस्थित प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या अगर समान नहीं है तो वैसे में उस रासायनिक समीकरण को हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। और असंतुलित रासायनिक समीकरण का एक नाम और है, वो है कंकाली रासायनिक समीकरण। अब यहाँ पर एक उदाहरण को देखिए कि हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के दो अणु के साथ हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के दो अणु के साथ मिलकर के जल बनाता है। तो अभिकारक में परमाणुओं की कुल संख्या 2 और 2 4। अब आइए उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, तो हाइड्रोजन 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, कुल मिला के 3 परमाणु। तो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या 4 हो गया और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या 2 हो गया। तो इस तरह से ये जो समीकरण दिया गया है ये समीकरण संतुलित नहीं है, असंतुलित है, यानी ये कंकाली रासायनिक समीकरण है।
एक हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण को, वो संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना पड़ता है, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है, ठीक है, या रासायनिक समीकरण को संतुलित हम क्यों करते हैं। तो इसके महत्व को जानिए, आखिर क्यों संतुलित करते हैं। तो एक ही महत्व है कि रासायनिक समीकरण को अगर हम संतुलित ना करें तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि कोई भी अभिक्रिया के फलस्वरूप ना ही किसी पदार्थ के द्रव्यमान में कमी आती है, ना ही वृद्धि होती है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का जो कुल द्रव्यमान है, उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के बराबर है। द्रव्यमान फर्क नहीं पड़ेगा। जब द्रव्यमान बराबर है तो इसका मतलब समीकरण संतुलित होना चाहिए। तो रासायनिक संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन ना हो, इसके लिए हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण का प्रयोग करते हैं। और असंतुलित रासायनिक समीकरण का जो वैज्ञानिक है वो प्रयोगशाला में या किसी भी चीज में इस्तेमाल नहीं करता, प्रयोग नहीं करता। अब हम लोग आते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की तरफ। जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका बहुत सारा प्रकार है, विभिन्न प्रकार है। उन प्रकारों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। इसका परिभाषा है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। यानी जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर के एकल उत्पाद बनाए, एक उत्पाद का निर्माण करे, तो इस स्थिति में जो रासायनिक अभिक्रिया होगा उसका नाम संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। जैसे आप देखें, ये CaO है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको जब हम H2O यानी जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तब मात्र एक उत्पाद बनता है, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी अभिकारक में आप देख सकते हैं दो पदार्थ है, कैल्शियम ऑक्साइड और जल। ये दो पदार्थ आपस में मिलकर के एकल उत्पाद बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाए तब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो दो पदार्थ मिलकर के, दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण किया। अब हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ संयोग किया जाता है तब भी देखिए दो अभिकारक है और इस दोनों के संयोग से जल बनता है जो एकल उत्पाद है। तो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करे तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब एक चीज और देखिए, ये जो अभिक्रिया है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब जल मिलाया जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इस समीकरण में आप ये देखें कि ये कैल्शियम जो ऑक्साइड है इसका उपयोग हम लोग दीवार को सफेदी करने में करते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल मिला दें तो उसके बाद जो विलयन तैयार होता है, जो घोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको दीवार में क्या करते हैं, सफेदी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जल मिला के। जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार में हम लेप देते हैं तो वायुमंडल से ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है और साथ में जलवाष्प भी उत्सर्जित करता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जब बन जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तब दीवार में चमक उत्पन्न होती है। और कैल्शियम जो कार्बोनेट है CaCO3, ये संगमरमर का भी सूत्र है।
अब आइए वियोजन अभिक्रिया की तरफ। ये बिल्कुल संयोजन अभिक्रिया का विपरीत है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसमें उष्मा दिया जाए तब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो एकल अभिकारक है ये टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो एकल अभिकारक टूट के दो उत्पाद का निर्माण किया तो इसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। ठीक उसी प्रकार FeSO4 इसको जब उष्मा दिया जाता है तो Fe2O3 और SO2 ये तीन उत्पाद का निर्माण होता है। तो एकल पदार्थ टूट करके दो से अधिक उत्पाद का निर्माण किया तो ये भी क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है, इस बात को याद रखने का जरूरत है। जो संयोजन अभिक्रिया है ये वियोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ करके एकल उत्पाद बनाता है और वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब आइए एक बात यहाँ पर और देख लें। जो वियोजन अभिक्रिया है इस वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसका एक नाम और है अपघटन अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा दे करके अभिक्रिया कराते हैं तब जो कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इस कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। अब देखिए जो अपघटन अभिक्रिया है जिसका नाम वियोजन अभिक्रिया है ये दो तरह से होता है, एक उष्मा के द्वारा, दूसरा बिजली के द्वारा, विद्युत के द्वारा। जब कोई भी अपघटन अभिक्रिया उष्मा के फलस्वरूप घटित होता है तब उसका नाम उष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा दिया जाता है तब ये विघटित होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो विघटन की अभिक्रिया उष्मा के फलस्वरूप हुआ, तो इसलिए इस अभिक्रिया का नाम उष्मीय अपघटन अभिक्रिया होगा। उष्मीय अपघटन अभिक्रिया का प्रयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। दूसरा, जब कोई अपघटन की अभिक्रिया विद्युत धारा के प्रभावित करने से घटित होता है तब उसका नाम वैद्युत अपघटन अभिक्रिया हो जाता है। जैसे NaCl है, NaCl में जब विद्युत धारा प्रभावित किया जाए NaCl के विलयन में तब Na+Cl2 का निर्माण होता है। Na धातु का बनता है, Cl2 गैस बनता है। तो एकल पदार्थ अपघटित हुआ और दो उत्पाद बनाया, किसके कारण, विद्युत धारा के प्रभावित होने के कारण। तो इस अपघटन अभिक्रिया को वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहा जाएगा। और वैद्युत अपघटन अभिक्रिया का प्रयोग धातु के ऑक्साइड से या धातु के क्लोराइड से धातु के निष्कर्षण में किया जाता है। अब आइए जो तीसरा प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया का वो है विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिनसे किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को, एक यौगिक है उसमें कोई परमाणु या परमाणु का समूह उपस्थित है, उस परमाणु या परमाणु के समूह को दूसरे परमाणु या दूसरे परमाणुओं के समूह के द्वारा अगर विस्थापित कर दिया जाता है तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया, दूसरा नाम एकल विस्थापन अभिक्रिया है, कहा जाएगा। जैसे CuSO4 ये एक यौगिक है, इस यौगिक में Cu क्या है, एक परमाणु है कॉपर का। जब CuSO4 को Fe के साथ अभिक्रिया कराया जाए
तो ये Fe जो है ये CuSO4 के यौगिक में Cu को विस्थापित कर देता है। परिणाम स्वरूप FeSO4 का निर्माण होता है और CuSO4 से अलग हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अब अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया है क्या? इस द्विविस्थापन अभिक्रिया को उभविस्थापन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के आयन जो है ये आयन आपस में आदान प्रदान हो जाते हैं, यानी अभिकारक में दो यौगिक उपस्थित होगा और ये दोनों जो यौगिक होगा ये आपस में अपने आयनों को आदान प्रदान करेगा। यानी FeSO4 में जो Fe आयन है ये H2SO4 के आयन SO4 के जगह ले लेगा और इस S के जगह पर SO4 आ जाएगा। अब देखिए Fe इसके साथ आयन S है तो इस यस का जगह दूसरा जो यौगिक है उसमें SO4 जो आयन है वो ले लेगा FeSO4 और H2SO4 में जो SO4 आयन है इसका जगह ये S सल्फर ले लेगा H2S। आप इस प्रकार इस अभिक्रिया को देखें तो ये जो दो अभिकारक में उपस्थित यौगिक है ये दोनों अपने आयनों का आदान प्रदान करता है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान हो उसको हम लोग द्विविस्थापन या उभविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। अब आ जाइए अवक्षेपण अभिक्रिया की तरफ। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई उत्पाद ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, NaCl एक विलयन है, AgNO3 ये भी एक विलयन है। जब दोनों विलयन आपस में क्रिया करें तब AgCl2 यानी सिल्वर क्लोराइड एक अवक्षेप का निर्माण करेगा। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में एक या एक से अधिक अवक्षेप बने तो उस रासायनिक अभिक्रिया का नाम अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा। और ठोस उत्पाद जो बनेगा उत्पाद के रूप में उसको अवक्षेप कहेंगे। इस अभिक्रिया में सिल्वर क्लोराइड ये अवक्षेप है और पूरे रासायनिक अभिक्रिया का नाम अवक्षेपण अभिक्रिया है। अब आइए उदासीनीकरण अभिक्रिया की ओर। तो इसका परिभाषा इस प्रकार है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें भस्म अम्ल के साथ, हम लोग आने वाले चैप्टर में जो चैप्टर दूसरा है केमिस्ट्री में अम्ल और भस्म के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अम्ल और भस्म के साथ अगर अभिक्रिया करे यानी अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करे तो उत्पाद के रूप में लवण का निर्माण करता है, साथ में जल का निर्माण करता है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल बनाए उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, HCl एक अम्ल है, NaOH एक भस्म है यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भस्म है और ये अम्ल है। दोनों जब अभिक्रिया किया तो NaCl नामक एक लवण बनाया और साथ में जल का भी निर्माण किया। तो इस प्रकार का जो अभिक्रिया होगा इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। अगला है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जो रासायनिक अभिक्रिया क्या हो, प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है। प्रकाश की उपस्थिति में कोई रासायनिक अभिक्रिया हो तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा प्रकाश की उपस्थिति में और हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करेगा, तो इस अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक उसी प्रकार
AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ये प्रकाश की उपस्थिति में जब सिल्वर और ब्रोमाइड ब्रोमीन में टूट जाता है तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ये जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया सिल्वर ब्रोमाइड जिसमें टूट करके Ag और Br2 का निर्माण करता है, इसका उपयोग फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले जो फिल्म है उसके सतह पर लेप चढ़ाने के लिए किया जाता है। आइए और कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को देखते हैं। ऊष्मा के उत्सर्जित या अवशोषित होने के आधार पर जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको दो ग्रुप में बांटा गया, दो भाग में। एक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, दूसरा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, उत्पाद बनने के फलस्वरूप इसमें ऊष्मा का निर्माण होता है, ऊष्मा उत्सर्जित होता है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अभिक्रिया के फलस्वरूप जब उत्पाद बनता है तब उसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। एग्जाम्पल देखिए, कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगा, साथ में ऊष्मा भी उत्सर्जित होगा, तो इसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, जब N2 यानी नाइट्रोजन का जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो तो NO जो बनेगा इसके साथ ऊष्मा का अवशोषण होगा, ऊष्मा का ह्रास भी होगा, तो इस अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को पहचानने का आसान तरीका है कि जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ प्लस ऊष्मा लिखा रहे, इसका मतलब उसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो रहा है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ माइनस ऊष्मा लिखा रहे, समझो उसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो ये पहचान है। प्लस ऊष्मा उत्पाद के साथ तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उत्पाद के साथ माइनस ऊष्मा यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब आइए एक और रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं, इसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। ये अभिक्रिया जो होता है इसमें ऑक्सीकरण नाम की रासायनिक अभिक्रिया और अवकरण नाम का अभिक्रिया साथ साथ होता है। ऑक्सीकरण किस अभिक्रिया को कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। इसके ठीक विपरीत जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन का संयोग हो उसको अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। कार्बन में ऑक्सीजन को आपने प्लस कर दिया तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन में ऑक्सीजन का संयोग हुआ, तो ये जो अभिक्रिया है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, H2S प्लस Cl2, यस के साथ हाइड्रोजन संयोग है, लेकिन इस अभिक्रिया के फलस्वरूप सल्फर से हाइड्रोजन अलग हो गया। इसका मतलब है हाइड्रोजन का ह्रास हुआ, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का ह्रास हो वो क्या है? वो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अवकरण को देखें, CuO के साथ जब H2 हाइड्रोजन के साथ CuO को H2 यानी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो CuO में ऑक्सीजन पहले से है, लेकिन अभिक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, तो इस अभिक्रिया का नाम अवकरण अभिक्रिया है। अब यहाँ देखें, Cl2 अकेला है, जब हाइड्रोजन के साथ संयोग करेगा तो HCl बनाएगा यानी हाइड्रोजन संयोग कर जाएगा, तो ये भी अवकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल। तो ऑक्सीकरण और अवकरण ये दोनों अभिक्रिया साथ साथ होता है। इसका एग्जाम्पल आप देखें, देखिए CuO को जब H2 के साथ अभिक्रिया कराया जाए तब CuO प्लस H2O का निर्माण होता है।
अब देखिए ये CuO के साथ ऑक्सीजन है, अभिक्रिया के फलस्वरूप Cu अकेला हो गया, यानी इससे ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। तो जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा वो क्या होगा, तो CuO का अवकरण हो गया। ठीक उसी तरह यहाँ H2 हाइड्रोजन अकेला है और अभिक्रिया के फलस्वरूप इसमें ऑक्सीजन का संयोग हुआ, तो जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा, तो H2 का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया। अब यहाँ एक बात और देखिए नोट में देखिए एक बात, अवकारक किसको बोलेंगे और ऑक्सीकारक किसको बोलेंगे। देखिए ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक में फर्क है, अवकरण और अवकारक में फर्क है। एग्जाम्पल देखिए, कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करते हैं तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा तो कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो उसको अवकारक कहेंगे। तो यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है तो कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ, इसका मतलब कार्बन अवकारक है। अब दूसरा एग्जाम्पल, CuO कॉपर ऑक्साइड, जब इसमें हाइड्रोजन आपने प्लस किया, हाइड्रोजन के साथ कॉपर ऑक्साइड का अभिक्रिया कराया, तब देखिए कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन पहले से है, लेकिन अभिक्रिया के फलस्वरूप इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। तो जब CuO में ऑक्सीजन का ह्रास हो गया तो CuO का अवकरण हुआ, तो CuO का जो अवकरण होगा इसी अवकरण को बोलेंगे, जिसका अवकरण होगा उसी का नाम होगा ऑक्सीकारक। तो CuO ऑक्सीकारक हो गया। जिसका ऑक्सीकरण हो जाए उसको अवकारक बोलेंगे, और जिसका ऑक्सीकरण हो जाए उसको अवकारक बोलेंगे, और जिसका अवकरण हो उसको ऑक्सीकारक बोलेंगे। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता है और अवकरण में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। यहाँ तक हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों को समझ चुके हैं। अब आइए इस चैप्टर के अगले पॉइंट की तरफ। तो अब हम लोग बात करेंगे भोजन का दुर्गंधित होना। जब खुली वायु में लंबे समय तक भोजन को छोड़ दिया जाता है तब उस भोजन में से गंध आने लगती है। जब भोजन में से गंध आने लगे तो उसे दुर्गंधित भोजन या बासी भोजन के नाम से जाना जाता है। भोजन के दुर्गंधित होने यानी जब भोजन दूषित हो जाए तो भोजन को दूषित होने से रोकने के उपाय पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित उपाय है भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने के लिए। नंबर 1, एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करके। एंटीऑक्सीडेंट के लिए सिट्रिक अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं, लेसिथिन का प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करने से होता ये है कि जो ऑक्सीकरण होना है भोजन के साथ, ऑक्सीकरण की क्रिया रुक जाती है, वो होती नहीं है। भोजन के साथ ऑक्सीकरण की क्रिया होगी तो भोजन दुर्गंधित हो जाएगा, बासी हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो एंटीऑक्सीडेंट भोजन को ऑक्सीकरण होने से रोकता है। दूसरा, भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर भी क्या कर सकते हैं हम लोग, दूषित होने से रोक सकते हैं। या भोजन को कोई वायुरुद्ध बर्तन, ऐसा बर्तन जिसमें वायु का आना जाना ना हो, खाली हो, वायुरुद्ध बर्तन, उसका प्रयोग करके भी हम लोग भोजन को दुर्गंधित होने से बचा सकते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट, दहन की तरफ। तो जलने की जो क्रिया है, जलने की क्रिया को दहन कहेंगे। जब किसी भी चीज़ को जलाया जाता है, किसी ज्वलनशील पदार्थ को जलाया जाता है, तो जलने में होता क्या है, ऊष्मा और प्रकाश का उत्पन्न होता है। तो जिस अभिक्रिया में या जब किसी पदार्थ को जलाया जाए तो उसमें ऊष्मा और प्रकाश का उत्पन्न होगा, तो इसी को हम लोग दहन कहेंगे। अब देखिए, कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड बनता, गैस बनता है, साथ में ऊष्मा और प्रकाश का भी उत्सर्जन होता है। तो ये हो गया कार्बन का दहन। तो जलने की प्रक्रिया, किसी भी
जलने वाले पदार्थ को जब जलाते हैं तो वो दहन हो जाएगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखिए। दहनशील पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ किसको बोलेंगे? जिस पदार्थ को जलाया जा सके या जो पदार्थ जलने योग्य हो उसको दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ बोलेंगे। जैसे कार्बन, सल्फर, ये दोनों दहनशील और ज्वलनशील पदार्थ है। दूसरा, जो पदार्थ जले नहीं, जो जलने योग्य नहीं हो, जिसका दहन नहीं किया जा सके, वो अदहनशील और ज्वलनशील पदार्थ है। जैसे ईंट, पत्थर, बालू। अब देखिए दहन का पोषक और अपोषक। किसी भी दहनशील पदार्थ को जलने में, दहन होने में जो पदार्थ मदद करता है उसको दहन का पोषक कहते हैं, और जो जलने में सहायक ना हो, मदद ना करे, वो दहन का अपोषक है। जैसे कोई पदार्थ जल रहा हो तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उस पदार्थ को जलने में सहायक नहीं है, तो ये दहन का अपोषक हो गया। वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब जलने में सहायक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दहन का पोषक बोलेंगे। अब हम लोग दहन के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो किसी भी पदार्थ के दहन के लिए 3 आवश्यक शर्तें हैं। नंबर 1, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, यानी दहन के लिए एक ऐसे पदार्थ की आवश्यकता है जो दहनशील हो, जो जलने लायक हो, जिसको जलाया जा सके। दूसरा, दहन के पोषक की भी उपस्थिति हो। जब किसी भी पदार्थ को आप दहन करेंगे तो उसको दहन करने के लिए सहायक पदार्थ की भी उपस्थिति जरूरी है। दहन के अपोषक की उपस्थिति वहाँ नहीं होनी चाहिए। तीसरा है ज्वलन ताप की प्राप्ति। किसी भी पदार्थ को आप जलाते हैं तो वो एक निश्चित तापमान पर, एक निश्चित ताप पर जलना प्रारंभ करता है। तो किसी पदार्थ को जलाने के लिए कम से कम उतना तापमान चाहिए जितने तापमान में कि वो पदार्थ जलना शुरू कर जाए। यानी जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो उस न्यूनतम ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहेंगे। तो दहन के लिए 3 चीज आवश्यक: दहनशील पदार्थ का होना आवश्यक, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति भी आवश्यक, और साथ में ज्वलन ताप की भी उपस्थिति आवश्यक है। इसके बाद आइए एक अगले पॉइंट, ज्वाला की तरफ। ज्वाला क्या है? जब किसी भी पदार्थ को आप दहन करते हैं तो उससे ज्वाला की उत्पत्ति होती है। अब क्या हर पदार्थ के दहन करने में ज्वाला उत्पन्न होगा? तो ऐसा नहीं है। कोई भी दहनशील पदार्थ अगर वो गैसीय है और उसका हम अगर दहन करेंगे तब ज्वाला की उत्पत्ति होगी। कुछ ठोस पदार्थ है, कुछ द्रव पदार्थ है, उससे भी ज्वाला की उत्पत्ति होती है। तो जिस ठोस और द्रव पदार्थ गर्म कर देने पर, उष्मा देने पर वाष्प में परिणत हो जाता है, तब ऐसे पदार्थ को भी जलाने पर ज्वाला की उत्पत्ति होती है। जैसे ठोस में मोम, द्रव में केरोसिन, ये 2 ऐसा पदार्थ है जो गर्म करने पर पहले वाष्प में परिणत होता है, फिर इसके बाद जलना प्रारंभ करता है। तो इस दोनों पदार्थ के जलने पर ज्वाला की उत्पत्ति होती है। तो ये था ज्वाला। अब आइए मोमबत्ती के ज्वाला पर, मोमबत्ती के जलने पर चर्चा करते हैं। जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तो उसके ज्वाला को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पहला है केंद्रीय मंडल, दूसरा है प्रकाशमान मंडल, तीसरा है प्रकाशहीन मंडल। केंद्रीय मंडल ज्वाला के सबसे अंदरूनी, जो आपका धागा है उसके करीब, बत्ती जो है उसके करीब का भाग है। उससे थोड़ा सा दूर का भाग प्रकाश मंडल है, और जो बाहर का भाग है वो प्रकाशहीन मंडल है। केंद्रीय मंडल जो होता है उसमें ज्वाला नीला होता है, और केंद्रीय मंडल में मोम जो होता है बिना जले बिना वाष्प में परिणत हो जाता है। और केंद्रीय मंडल कहाँ का भाग है? ये मोमबत्ती में जो बत्ती होता है, बत्ती के चारों ओर घिरा हुआ जो भाग है वो केंद्रीय मंडल है। केंद्रीय मंडल में दहन की क्रिया नहीं होती है।
ये अदहन का क्षेत्र है। मोमबत्ती की ज्वाला में जो केंद्रीय मंडल का क्षेत्र है वो अदहन का क्षेत्र है, यहाँ पर दहन की क्रिया नहीं होती। दूसरा जो प्रकाश मंडल है, यहाँ जो केंद्रीय मंडल में जो वाष्प बनता है उस वाष्प का अपूर्ण दहन होता है, पूरा पूरा दहन नहीं होता, अधूरा दहन होता है। और प्रकाश मंडल में जो ज्वाला का कलर है वो पीला होता है। और प्रकाश मंडल जो होता है यही ज्वाला का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तीसरा है प्रकाशहीन मंडल, यहीं पर वाष्प का पूर्ण दहन होता है और ये ज्वाला का बाहरी क्षेत्र है और सबसे गर्म भाग है। इसके साथ एक पॉइंट और देख लेते हैं। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, जिसको अंग्रेजी में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी के नाम से जानते हैं। एलपीजी में ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है। इस तीनों में मुख्य अवयव जो है वो ब्यूटेन है। अब देखिए, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी का है, इसके दहन की अभिक्रिया CuSO4 C4H10 ये ब्यूटेन का सूत्र है, क्योंकि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में मुख्य अवयव ब्यूटेन है। जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है, जलाया जाता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा का निर्माण करता है। इसी के साथ ही आज के इस हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के दूसरे भाग को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।